मित्रों, आज हमारे हाथ में जो पुस्तक है उसका नाम है ब्रह्मांड की यात्रा, यानी यूनिवर्स की यात्रा। यह पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है। बहुत ही दिलचस्प तरीके से ब्रह्मांड के बारे में, आकाशीय पिंडों के बारे में, ग्रह नक्षत्रों के बनने, तारे बनने की प्रक्रिया तमाम को बहुत ही रोमांचक ढंग से इसमें समझाया गया है। NBT से प्रकाशित है। यह पुस्तक ब्रह्मांड की यात्रा खगोल विज्ञान का जो विकास हुआ वो कैसे हुआ, वो हमारे और आपके जिज्ञासु प्रवृत्ति की वजह से ही हुआ। एक प्रश्न कौतूहल की तरह दिमाग में हमेशा रहा कि ये नक्षत्र, ये सूरज, ग्रह, तारे ये कैसे बने और ये पृथ्वी का निर्माण किस प्रकार हुआ। ये तमाम विषय कहीं न कहीं, कभी न कभी दिमाग में आता ही है। जब किसी साफ रात को हम तारों से भरे आकाश को देखते हैं तो हमें एक शानदार दृश्य दिखाई देता है। कवि और कलाकार इससे कविता लिखने और कलात्मक वस्तु बनाने की प्रेरणा लेते रहे हैं। हर युग में दार्शनिक और धार्मिक नेता तारों से भरे आकाश के बारे में सोचते रहे हैं। वे इस बात से हैरान होते थे कि इतने बड़े ब्रह्मांड में मनुष्य का स्थान क्या है। परंतु जब हम इस दृश्य की ओर देखते हैं तो हमारे मन में आमतौर पर कौतूहल होता है। हम मन में सोचने लगते हैं कि प्रकाश के ये चमकते बिंदु जिन्हें हम तारे कहते हैं वो क्या है। क्या सभी तारे एक जैसे हैं? वे हमसे कितनी दूरी पर हैं? वे क्या चमकते हैं? आकाश के दो सबसे महत्वपूर्ण पिंडों सूरज और चांद का क्या स्थान है, इत्यादि आदि। आप में कुछ अधिक यदि कौतूहल है तो आप शायद यह भी सोचने लगें कि क्या आकाश में ऐसी चीज़ भी हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते। इस तरह के बहुत ही प्रश्न दिमाग में होते हैं और उस प्रश्न का समाधान उसको जानने समझने से ही हो पाता है। हम यह कल्पना करें कि सभी ग्रह, इसमें पृथ्वी भी शामिल है, सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं तो ग्रहों की गति का नियम अधिक सरल प्रतीत होता है। परंतु उसके इन विचारों का विरोध होता है जो ये मानते थे कि जो हमारी पृथ्वी है वह अस्थिर है। ऐसा मान लेने पर सारा कुछ उल्टा हो जाता है। लगभग 2000 वर्ष पहले हिप्पारकस और टोलेमी नामक दो यूनानी खगोल वैज्ञानिकों ने बताया था कि ग्रह एक नियम के अनुसार चलते हैं, परंतु उन्होंने जो सिद्धांत बताया वो बहुत कठिन था और इसका कारण यह कि विद्वानों का यह दृढ़ विश्वास था कि पृथ्वी अंतरिक्ष में एक स्थान पर स्थिर है। यहीं से समस्या शुरू हो रही थी और अन्य सभी चीज़ें इसके इर्द गिर्द घूमती हैं। लेकिन 16वीं शताब्दी में निकोलस कोपरनिकस ने दर्शाया कि यदि हम ये कल्पना करते हैं कि जो हमारा ग्रह है वो अस्थिर नहीं है, वो सूर्य अस्थिर है, उसके चारों ओर घूमती है, तो सारा फार्मूला उस पर लग जाता है। चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आने लग जाती हैं। इससे पहले 5वीं शताब्दी में भारत के खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट, यहीं पे खगोल है, पटना में हम लोग रहते हैं यहाँ, तो भारत के खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी स्थिर नहीं है। जब उन्होंने कहा था तब किसी ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। यह उत्तर दक्षिणी अक्ष के गिर्द घूमती है, इसलिए हमें लगता है कि तारे उदय व अस्त होते हैं। परंतु विज्ञान संबंधी बातों में यूनानियों
के विचारों का इतना अधिक प्रभाव था उसमें कि आर्यभट्ट के उचित तर्कों को भारत में भी उसके शिष्यों और बाद के वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। ये बहुत चिंताजनक बात है। गैलीलियो, केपलर और न्यूटन के अनुसंधान का ही यह परिणाम था कि 17वीं शताब्दी में यह बात पूरी तरह स्थापित हो गई कि सभी ग्रह सूर्य के गिर्द घूमते हैं। सन 1687 तक न्यूटन के गति और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के आधार पर ग्रहों की गति की ठीक ठीक व्याख्या की जा चुकी थी। आज खगोल वैज्ञानिक पहले से यह बता सकते हैं कि भविष्य में किसी भी समय कौन सा ग्रह किस स्थान पर होगा, है ना। तो जो केपलर थे उन्होंने ही ये जो अंडाकार जो पथ है, इलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में बताया था। तो इस तरह से जानकारी आगे की ओर बढ़ी और दूरबीन के माध्यम से जानकारी और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ी। आज जो दूरबीनें मिलती हैं वे सब दूरबीन से बहुत ही बड़ी और बढ़िया है जिसे गैलीलियो ने इस्तेमाल किया था, आप बता सकते हैं। सबसे बड़ी दूरबीन जिसमें दिखाई देने वाले प्रकाश का प्रयोग किया जाता है वह रूस में है, पर इस्तेमाल की जाने वाली सबसे बड़ी दूरबीन अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के माउंट पेलीमर स्थान पर। इस दूरबीन के मुख्य दर्पण का व्यास 5 मीटर है और इन दूरबीनों के माध्यम से खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ा और बाद के जो दूरबीन और भी अत्यधिक आधुनिक होते चले गए, जो कंप्यूटरों पर आधारित हो गए। माउंट हॉपकिंस एरिजोना अमेरिका में कई दर्पणों वाली दूरबीन लगी है और यह अपने ढंग की पहली दूरबीन है। इसके बाद 6 दर्पणों से 6 प्रतिबिंब बनते हैं इसके, और उच्च सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से इन 6 प्रतिबिंबों को मिलाया जाता है और एक अधिक चमकदार और स्पष्ट चित्र प्राप्त किया जाता है। माउंट पेलीमोर कैलिफोर्निया में हेल दूरबीन, ये दृश्य है उनका, देखिए यही है दूरबीन। इन दूरबीनों के माध्यम से खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई। माउंट हॉपकिंस एरिजोना ने अनेक दर्पण वाली दूरबीन बनाए। दक्षिण भारत में भी है, कोवलूर स्थित नई दूरबीन है और फिर भी कई दूरबीन बनाए गए हैं जो कंप्यूटरों पर आधारित है। तो इस तरह से दूरबीन का भी विकास होता गया। ये चित्र आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग रेडियो खगोल विज्ञान। 100 साल से भी पहले स्कॉटलैंड के भौतिक विज्ञानी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने महत्वपूर्ण तथ्य की स्थापना की थी कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। हम जो प्रकाश देखते हैं उसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच होती है ना। इंद्रधनुष में बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग होते हैं। इसी को हम लोग विबजियोर कहते हैं, VIBGYOR। V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। और वेवलेंथ की जो बात हम लोग करते हैं तो जो वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है। अब वेवलेंथ जब बढ़ता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी घटती है। अब फ्रीक्वेंसी घटती है इसका मतलब उसकी एनर्जी भी घटती है, क्योंकि म्यू बराबर होता है c/λ और एनर्जी होता है sc/λ। तो अगर लैम्डा ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम होगा, अगर लैम्डा मतलब वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। और ये जो विजिबल रेंज है उसमें 400 नैनोमीटर से लेकर के 800 नैनोमीटर के बीच ये विजिबल रेंज है।
मैक्सवेल ने खगोल विज्ञान संबंधी जिन चीज़ों का पता लगाया उनका सबसे महत्वपूर्ण पहलू इस प्रश्न में है कि उस प्रकाश को क्या कहा जाता है जिसकी वेवलेंथ 400 से 800 नैनोमीटर की सीमाओं में नहीं है, उसको क्या कहेंगे? क्योंकि यदि ऐसा प्रकाश है तो हमारी आँख उसे देख नहीं पाएगी। क्या हम किसी दूसरे ढंग से इसका पता लगा सकते हैं कि ऐसा प्रकाश है या नहीं है? इसका उत्तर है हाँ, लगा सकते हैं, क्योंकि हर रोज़ हम ऐसा करते हैं। उदाहरण के लिए जब हम अपनी रेडियो चलाते हैं तो रेडियो के कार्यक्रम रेडियो तरंगों पर प्रसारित किए जाते हैं, परंतु रेडियो तरंगों को वेवलेंथ दृश्य प्रकाश की वेवलेंथ से बहुत अधिक होती है। जब आप 25 मीटर पर मीडियम वेव पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम सुनते हैं तो यह कार्यक्रम 25 मीटर वेवलेंथ की विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा आप तक पहुंच जाता है ना। तो ये रेडियो वेव्स को पकड़ने के लिए उडक मंडलम ऊटी जिसको कहते हैं, वहाँ पर कई दूरबीन लगाए गए हैं और ये 0.5 किलोमीटर तक है। देखिए इस तरह का है, इस तरह से ये दृश्य, और यहाँ ऊटी में जो है लगाए गए हैं 0.5 किलोमीटर तक है, ये रेडियो तरंगों को पकड़ते हैं। तो ये जो विजिबल रेंज है विबजियोर और ये रेडियो तरंग, ये तो वायुमंडलीय क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। जैसे रेडियो उसको नहीं देख सकते हैं लेकिन दूरबीन के माध्यम से देख सकता है। ये इन्वायरमेंट जो अर्थ का इन्वायरमेंट है उसके अंतर्गत हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी वेव हैं जैसे माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेड, एक्सरेज, इनको देखने के लिए हम लोग को दूरबीन यहाँ नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भेजना होगा, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है उसमें गैसेज हैं और ये जो गैस है, आवरण है, वो इसको क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गामा रेज ऐसी ही कुछ तरंगे हैं। क्या इन तरंगों के लिए भी कोई दूरबीन बनाई गई है? दूरबीन तो है, परंतु यह पृथ्वी पर नहीं है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में गैस की परत है और बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली इन तरंगों को वायुमंडल क्या करती है, सोख लेती है। यदि हम इन तरंगों का पता लगाना चाहते हैं तो हमें तरंगों का पता लगाने वाले यंत्र वायुमंडल से ऊपर लगाने होंगे। बिल्कुल 1970 और 1980 के दशक में ऐसे कई उपग्रह छोड़े गए जिनमें तरंगों का पता लगाने वाले यंत्र लगाए गए थे। उनसे ब्रह्मांड के बारे में कई नई सूचनाएं मिली। इन सफलताओं को देखकर अमेरिका और यूरोप के देशों के अंतरिक्ष विभागों ने मिलकर अंतरिक्ष में अंतरिक्ष दूरबीन भेजने की योजना बनाई है और इस दूरबीन में मुख्य रूप से दृश्य प्रकाश का ही उपयोग होता है, परंतु पृथ्वी पर रखी दूरबीन के मुकाबले यह दूरबीन 10 गुना अधिक अच्छी तरह से काम करती है। इस प्रकार मनुष्य के तकनीकी ज्ञान में जैसे प्रगति होती जाती है उससे इस प्रश्न का उत्तर पाने में सहायता मिलती है कि यह हमारा ब्रह्मांड कैसा है। बिल्कुल, हमारा ब्रह्मांड कैसा है, हम अपनी यात्रा पृथ्वी से ही शुरू करते हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि पृथ्वी ग्रह पर रहने वालों के लिए आकाश में सबसे शानदार वस्तु सूर्य है और सूर्य हमसे 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह न केवल पृथ्वी की गति को बल्कि 8 दूसरे ग्रहों की गति को भी नियंत्रित करता है। इनमें से 2 ग्रह पृथ्वी के मुकाबले में सूर्य से अधिक निकट है, अन्य 6 ग्रह अधिक दूरी पर है। सौरमंडल की दूरियों को मापने के लिए जो खगोल विज्ञान एक विशेष इकाई का इस्तेमाल करता है उसको कहते हैं खगोलीय इकाई AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यह खगोलीय इकाई सूर्य से पृथ्वी की दूरी के बराबर है। सौरमंडल का सबसे बाहर का ग्रह प्लूटो है और वह सूर्य से 39 AU की दूरी पर है। तो सौरमंडल की आंतरिक दूरियों को मापने के लिए AU जो माप की इकाई है वो अच्छी इकाई है, परंतु तारों तक की दूरी को मापने के लिए यह इकाई छोटी है।
तो उसको मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है उसका क्या नाम है, तो उसको कहा जाता है लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। आप जानते हैं कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। एक वर्ष में लगभग 3 करोड़ सेकंड होते हैं। इस प्रकार प्रकाश एक वर्ष में लगभग 10 खरब किलोमीटर का फासला करता है, समझ सकते हैं। हालांकि यह अंक बहुत बड़ा प्रतीत होता है, परंतु शीघ्र ही हमें पता चलेगा कि ब्रह्मांड के आकार को मापने के लिए कोई और भी इकाई है, जो हम लोग आगे देखते हैं। तो जो सूर्य, ये कौतूहल का विषय है ना कि जो सौर मंडल का निर्माण ये किस प्रकार से हुआ, ये प्रश्न है। और ये प्रश्न दिमाग में आता ही आता है कि वो किस प्रकार से एक जो गोलाकार जो पथ है, अंडाकार पथ है, उसका निर्माण हुआ। सूर्य उसके बीच में गया, ग्रह उसके चारों ओर इस तरह से गया। तो उसका ये उत्तर है कि मतलब गैसीय पिंड था, गैस का गोला, और गैस में क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ, और कंप्रेशन होने की वजह से वो गैस के टुकड़े कई टुकड़ों में विभक्त हुआ, और वो जैसे जैसे कंप्रेस्ड होता चला गया तो वो बीच का जो पोर्शन था थोड़ा सा उठ गया, जहाँ पर सूर्य उसको कहते हैं, और जो उसके टुकड़े हुए वो कई ग्रह में जो है सो बन गए, और इस प्रकार से एक सौरमंडल का निर्माण हुआ। तो आगे हम लोग देखेंगे इसका। और उस सौरमंडल में कई बीच में सूर्य है, लेकिन उसके चारों ओर रोटेट करता है इस तरह के 9 ग्रह हैं, जैसे बुध, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, वरुण, प्लूटो। आंतरिक ग्रह जो है वो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है। बाह्य ग्रह वो बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है ना। पृथ्वी से सबसे दूर का ग्रह वरुण, नेपच्यून है। सबसे निकट का ग्रह जो है पृथ्वी से वो शुक्र ही है। सबसे अधिक उपग्रह वाला अगर कोई ग्रह है तो वो शनि है। सेकेंड स्थान बृहस्पति का आता है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह भी शुक्र ही है। और सूर्य से सबसे निकट का ग्रह जो है वो बुध है। और इस प्रकार से हम प्राचीन यूनान के विद्वानों का ये विश्वास था कि हमसे सबसे अधिक निकट प्रोक्सिमा सेंचुरी नामक तारा है, पर यह भी हमसे लगभग 4.25 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। जब आप इस तारे को देखते हैं तो वह वैसा ही दिखाई देता है जैसा कि 4.25 साल पहले दिखाई देता होगा। दूसरे तारे तो और भी अधिक दूरी पर हैं। खगोल वैज्ञानिकों को अब यह पता चला है कि हम जो सौरमंडल और तारे देखते हैं वे उस विशाल समूह का अंग है जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। और हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, है ना, मिल्की वे गैलेक्सी। आकाशगंगा एक चपटे पाँव या डबल रोटी जैसी लगती है दिखने में, जो बीच में थोड़ी उभरी हुई है। उसका व्यास जो है 1 लाख प्रकाश वर्ष है। उसमें 10,000 करोड़ से भी अधिक तारे हैं। आप समझ सकते हैं एक आकाशगंगा में 10,000 से अधिक तारे हैं। और सूर्य भी एक तरह का तारा ही है। अब समझिए कि कितने तारे हैं। और ऐसे आकाश, मतलब एक आकाशगंगा में इतने हैं, और कितनों ही ऐसे इतने आकाशगंगा हैं, हजारों लाखों में ऐसी आकाशगंगाएं हैं। तो ये ब्रह्मांड काफ़ी विशाल है। हमारी पृथ्वी भी इसी तंत्र का एक अंग है। हम केवल इन्हीं तारों को देखते हैं जो उस पट्टी पर अधिक संख्या में केंद्रित है, जो हमारे चारों ओर फैली हुई है। इस सफ़ेद पट्टी को मंदाकिनी कहते हैं, इसी को मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। इस मंदाकिनी तथा आकाश के अन्य भागों के जो खगोलीय चित्र लिए गए हैं वो चित्र देखिए इस प्रकार से। ये आकाशगंगा का चित्र जो है वो इस प्रकार से, ये देखिए, है ना, इस प्रकार से। तो 20वीं शताब्दी, एक चीज़ और है कि बड़ी वेवलेंथ के प्रकाश लाल रंग की तुलना में जो छोटी वेवलेंथ के प्रकाश है, नीला रंग और बैंगनी रंग, अधिक वो अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस कारण किसी स्रोत से निकला प्रकाश ज्यों-ज्यों स्रोत से दूर होता जाता है ना, वह धीरे धीरे अधिक लाल होता जाता है। इसी
को रेड शिफ्ट का थियोरी भी कहा जाता है। और इसकी लाली को देखकर खगोल वैज्ञानिक को पता चल जाता है कि इसके लिए किस प्रकार की धूल जिम्मेदार है। 20वीं शताब्दी की दूरबीन ने एक अन्य धारणा को भी गलत साबित कर दिया, जिस पर बहुत समय से विश्वास किया जाता था। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा के केंद्र में स्थित नहीं है। वास्तव में हमारा जो सौरमंडल है वो आकाशगंगा के केंद्र में स्थित नहीं है। वास्तव में यह आकाशगंगा के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर, अर्थात केंद्र से बाहर की ओर 2/3 दूरी पर है। कोपरनिकस ने इस विश्वास को गलत बताया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। उसी प्रकार हार्लो शेप्ले जैसे खगोल वैज्ञानिकों ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया है कि सूर्य का आकाशगंगा में कोई विशिष्ट स्थान भी है। इसको उसने गलत साबित किया। उन्नीस सौ 20 के दशक के मध्य में हमें आकाशगंगाओं के समृद्ध संसार की जानकारी मिली थी, और इसकी वजह यह थी कि तारों को देखने की तकनीक में बहुत सुधार हो चुका था। और यह दशक समाप्त होते ही एडविन हब्बल ने लॉस एंजलिस के निकट माउंट विल्सन वेधशाला में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की थी। हब्बल ने यह देखा कि सभी आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं, और जैसे जैसे आकाशगंगाएं दूर होती जाती हैं वे अधिक तेज गति से बाहर की ओर जाने लगती है। आखिर खगोल वैज्ञानिक इतनी दूर स्थित तारे या आकाशगंगा की गति कैसे माप लेते हैं? तरंगों की एक विशेषता है जिसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट, और इसी के आधार पर वे इन दूरियों को माप लेते हैं। इस प्रभाव को समझने के लिए एक रेलगाड़ी का उदाहरण लेते हैं हम लोग, कि जो स्टेशन से बड़ी तेज गति से भागी जा रही है। कल्पना करें कि रेलगाड़ी का इंजन तेज गति से जाते हुए लगातार सीटी बजाता है, और जब इंजन प्लेटफॉर्म की ओर आ रहा होता है तो प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को उसकी सीटी बड़ी तेज लगती है। पर जब इंजन स्टेशन से आगे निकल जाता है तो यही सीटी सामान्य सी लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ध्वनि तरंगों के रूप ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ध्वनि तरंगों के रूप में आती है। जब ये तरंगे समीप आते स्रोत से निकलती है तो उनकी आवाज़ तेज हो जाती है, लेकिन जब वे दूर जाते हुए स्रोत से निकलती है तो उनकी आवाज़ क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। जब डॉपलर प्रभाव को प्रकाश तरंगों पर लागू किया गया तो इसका अर्थ हुआ कि बाहर से आने वाली स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की वेवलेंथ बढ़ जाती है, और वेवलेंथ में वृद्धि उसी गति के अनुपात से होती है जिस गति से स्रोत दूर जा रहा हो। और इस तरह प्रकाश तरंगों का डॉपलर प्रभाव खगोल वैज्ञानिकों के लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ, क्योंकि इससे उसे पता चल जाता है कि प्रकाश का स्रोत निकट आ रहा है या दूर जा रहा है। हब्बल ने 1920 के दशक में इस प्रभाव का इस्तेमाल किया। डॉपलर प्रभाव की सहायता से हब्बल ने स्वयं देखा कि सब आकाशगंगाओं की उस गति का पता लगा लिया उसने जिस गति से वो हमसे दूर जा रही थी। उसे पता चला कि रेखाओं के लाल रंग की तरफ बढ़ने वाली वह घटना अर्थात रेड शिफ्ट एक सच्चाई है, और जिन आकाशगंगाओं का प्रकाश हल्का है उनमें लाल रंग की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति अधिक है। यह सिद्धांत मानकर जिस आकाशगंगा का प्रकाश जितना हल्का है वह हमसे उतनी ही दूर है, और हब्बल इस निर्णय पर पहुंचा कि जो आकाशगंगा हमसे जितनी अधिक दूर है वो हमसे उतनी ही तेजी से दूर होती जा रही है ना। और इससे हब्बल का नियम कहा जाता है। इसने ब्रह्मांड संबंधी हमारे विचारों को बिल्कुल बदल दिया। इससे यह विचार उत्पन्न हुआ कि ब्रह्मांड फैल रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। आकाशगंगाएं एक दूसरे से वैसे ही दूर होती जा रही हैं जैसे
फूलते हुए गुब्बारे के दो बिंदु दूर होते जाते हैं, हमारी आकाशगंगा में भी यही कुछ हो रहा है। इस प्रकार से उसमें फैलाव होते जा रहा है, वो हमसे दूर होती जा रही है ना। ये एक सिद्धांत है। और सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारे इस सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, इस प्रश्न का पूरा उत्तर अभी तो ज्ञात नहीं है। वर्तमान जानकारी से निम्नलिखित चित्र उभर कर सामने आता है। क्या चित्र उभर के सामने आता है कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि सूर्य ग्रह, उसके उपग्रह और सौरमंडल के अन्य छोटे पिंड गैस के एक बादल से बने थे, जैसा कि मैंने बताया। और शुरू में यह बादल बहुत बड़ा और ठंडा था, लेकिन शीघ्र ही गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की वजह से इसके अवयव एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लग गए और इस प्रकार वह बादल क्या सिकुड़ने लगा, कंडेंस करने लगा, कंप्रेस्ड। और ऐसा भी विश्वास किया जाता है कि एक और घटना घटी जिसके कारण बादल का सिकुड़ना शुरू हुआ और इसकी चर्चा होगी। सिकुड़ते हुए बादल के मामले में गुरुत्व इतना नहीं था कि गैसीय बादल को वो रोक सकता, इसलिए यह गैस घुमाव की दूरी से दूर जाने लगी और इसका नतीजा यह हुआ कि बादल सभी ओर से एक जैसा नहीं सिकुड़ा। घुमाव की दूरी के साथ साथ यह सिकुड़ गया और लंब की दिशा में चपटा हो गया। इस प्रकार इसने एक चक्के का रूप लिया जिसका बीच का भाग उभरा हुआ था, है ना। और बीच का उभार और उसका बीच का उभार और अधिक सिकुड़ गया और एक तारा बन गया जिसे हम सूर्य कहते हैं। और उस चक्के के टुकड़े हो गए और वे टुकड़े ही क्या बन गए, ग्रह बन गए। इस प्रकार से क्या हुआ, सौरमंडल का निर्माण हुआ। ये कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को इसलिए मैं समझाते जा रहा हूँ कि जब मैं फैक्चुअल जानकारी दूंगा तो इतने ही कम समय में इतनी ज़्यादा जानकारी दे दूंगा कि यदि ये फाउंडेशन नहीं हो, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पहले से नहीं हो तो उस तथ्यों को पचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं अभी कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को डील कर रहा हूँ। किसी तारे के जीवन चरित्र के बारे में जानने के लिए, है ना, जानने के लिए क्या करना है, तारे वास्तव में कब बनते हैं, इस प्रश्न का उत्तर तारे की इस विशेषता से देखा जा सकता है जो हमें दिखाई देती है, अर्थात उसकी चमक। जैसा कि सूर्य में होता है, गैस का सिकुड़ता गोला गर्म होने लगता है और फिर इतना गर्म हो जाता है कि चमकने लगता है। तारों की गर्मी इंफ्रारेड तरंगों के रूप में निकलती है। जब मृग निहारिका, है ना, ओरायन नेबुला में ऐसे तरंगें देखी गईं तो यह विश्वास हो गया कि वहाँ अब भी नए तारे बन रहे हैं। लेकिन तारे में चमक के अलावा और भी बहुत कुछ होता है। तारा तभी चमकता रह सकता है यदि वह काफ़ी मात्रा में ऊर्जा को क्या करें, छोड़े। सूर्य के मामले में भी ऐसी ही कुछ स्थिति है। सूर्य भी क्या है, एक तारा है और मनुष्य को हमेशा इस बात पर हैरानी होती रही है कि यह अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है ना। ये कौतूहल का विषय है। लेकिन इस सूर्य के अंदर भी एक घटना घटती है ना। क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि 4 हाइड्रोजन मिलकर के आपस में संलयन करते हैं, विलयन करते हैं और फिर वो क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं और इसी प्रक्रिया में बहुत सारी ऊर्जा लिबरेट होता है। ये सूर्य में ये प्रक्रिया चलती रहती है। लगभग 50-60 साल पहले इस प्रश्न का उत्तर मिल गया था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के खगोल वैज्ञानिक प्रोफेसर A.S. एडिंगटन ने एक तारे के अंदर की रचना का अध्ययन किया। वह इस नतीजे पर पहुंचा कि यद्यपि एक तारे के बाहर का तापमान कुछ 1000 डिग्री तक होता है, परंतु उसके अंदर या केंद्र का तापमान और भी अधिक होता है। यह कई लाख डिग्री तक हो सकता है। जब 1920 में एडिंगटन ने
इस बात की खोज की तो उस समय उप परमाणविक भौतिकी का जो विषय था वो एक नया था। एडिंगटन का विश्वास था कि विलयन की प्रक्रिया सूर्य में लगातार चलती रहती है। विलयन मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन की 4 नाभिक के मिलने से हीलियम का एक बड़ा नाभिक बन जाता है और इस प्रक्रिया में क्या होती है, ऊर्जा निकलती है, जैसे कि हाइड्रोजन बम में निकलती है। परंतु सूर्य और हाइड्रोजन बम में महत्वपूर्ण अंतर है। हाइड्रोजन बम में ऊर्जा विस्फोट के रूप में बाहर आती है। पृथ्वी पर मानव के अस्तित्व के लिए सूर्य बहुत जरूरी है ना, के लिए यह अच्छी बात है कि सूर्य से ऊर्जा भारी विस्फोट के रूप में बाहर नहीं निकलती है ना। सूर्य की ऊर्जा धीरे धीरे निकलती है और इसका कारण यह है कि सूर्य के विशाल आकार में गुरुत्वाकर्षण की एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिसका इस प्रक्रिया को धीमा करने में बहुत बड़ा हाथ है। इस प्रकार से हम लोग जाने। और विस्फोट के कारण ऊर्जा जो निकलती है वो सूर्य में बम जो है उस बम से अलग तरह की होती है ना। हाइड्रोजन बम से अलग तरह की ऊर्जा इसमें निकलती है, कंट्रोल्ड वे में निकलती है। इसलिए जो है धरती पर जितने जीव जंतु हैं वो रह पा रहे हैं। सूर्य न हो तो जीवन की कल्पना संभव नहीं है, नहीं की जा सकती है। तो जब तारे की अधिकांश हीलियम समाप्त हो जाती है, जैसे हाइड्रोजन में न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, हीलियम बना, और सूर्य भी एक तारा ही है, और वह हीलियम एक दिन ऐसा आएगा ना कि जब हीलियम भी समाप्त हो जाएगा। तो जब तारे की अधिकांश हीलियम समाप्त हो जाती है तो यह प्रक्रिया कुछ देर के लिए बंद हो जाती है। इस प्रक्रिया के बंद होने से पहले की तरह केंद्रीय कोर जो है सिकुड़ना शुरू कर देता है, और सिकुड़न के कारण यह क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और गर्म होने पर प्रक्रिया फिर शुरू हो जाती है और यह ऑक्सीजन का भारी नाभिक बनाती है। इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती रहती है और भारी तत्व केंद्र में क्या होते हैं, जमा होते रहते हैं। इस स्थिति में तारे की बनावट प्याज की तरह हो जाती है, जिसमें अलग अलग तत्वों की कई परतें एक दूसरे के ऊपर बनी होती हैं। सबसे बाहर की और सबसे अधिक ठंडी परत हाइड्रोजन की होती है, उसके बाद हीलियम की परत होती है, और फिर क्रमशः कार्बन, ऑक्सीजन, नियोन आदि की परतें होते हैं। सबसे अंदर के भाग में लोहा, कोबाल्ट और निकेल जैसी भारी धातुएं होती हैं। ये सब विलयन भी भिन्न प्रक्रियाओं के दौरान बनती है ना। इसके बाद तारा अपना पूर्ण आकार बनाए नहीं रख सकता। जैसे एक मोटे व्यक्ति के हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, अन्य रोगों की संभावना अधिक रहती है, उसी प्रकार विशाल तारे के भविष्य भी क्या रहते हैं, खतरे में वो रहते हैं। और तारे में एक्सप्लोजन भी होता है, वो हम लोग देखते हैं। सफ़ेद बौना एक अजीब किस्म का तारा होता है। दूसरे तारों की तरह इस तारे में उष्मा नाभिकीय रिएक्टर नहीं होते जो केंद्र में ऊर्जा पैदा करते हैं। ऐसी स्थिति में अपनी सिकुड़ती हुई गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का विरोध कर अपने आप को यह कैसे बनाए रखता है, इसका उत्तर पाने के लिए क्वांटम सिद्धांत सहायक होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हम जब परमाणुओं और अणुओं का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं तो भौतिक प्रणालियाँ कैसे व्यवहार करती है। क्वांटम सिद्धांत से हमें पता चलता है कि सफ़ेद बौने के अंदर कड़ाई से दबी सामग्री में एक नए प्रकार का दबाव पैदा होता है, और जो और अधिक सिकुड़ने की प्रक्रिया का विरोध करता है, और इस दबाव का असर तभी पड़ता है यदि तारा बहुत अधिक विशाल न हो। एस चंद्रशेखर, देखिए ये है एस चंद्रशेखर, है ना। चंद्रशेखर लिमिट साइंस में आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो ये एस चंद्रशेखर है जिसको नोबेल प्राइज भी मिला था। एस चंद्रशेखर ने यह सिद्धांत 1930 में प्रस्तुत किया था कि तारा सफ़ेद बौने के रूप में तभी रह सकता है यदि उसका आकार सूर्य के आकार से लगभग 1.44 गुना से अधिक न हो।
यदि लाल दानव की स्थिति में रेड जेंट, यदि लाल दानव की स्थिति खत्म हो चुकी है और क्रोड में इस सीमा से अधिक द्रव्यमान रह जाता है तो तारे के सिकुड़ने की प्रक्रिया जारी रहती है। आकार की इस सीमा को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है, चंद्रशेखर लिमिट। और इस महत्वपूर्ण अनुसंधान के लिए चंद्रशेखर को सन 1983 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये इंडियंस थे। तारे के जीवन संबंधी अपनी चर्चा को पूरा करने के लिए आइए हम अब अति विशाल तारों की ओर भी ध्यान देते हैं। ये वे तारे हैं जिनका आकार सूर्य से 5-6 गुना बड़ा है और उन्हें सुपरनोवा तारे कहा जाता है। इसलिए एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन सुना होगा आप लोगों ने, सुपरनोवा तारे कहा जाता है। ये तारे दानव की स्थिति के बाद अपना संतुलन कायम नहीं रख पाते और अपना क्या करते हैं, वो विस्फोट करते हैं। इसी को कहते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन। सुपरनोवा के विस्फोट में एक ही बार में इसकी बाहरी परत अलग हो जाती है। विस्फोट में इसकी प्याज के छिलके के समान परतों में से विभिन्न तत्वों के परमाणुक नाभिक और न्यूट्रॉन्स नामक कण बाहर निकल आते हैं, जो सबसे पहले बाहर निकलते हैं। विस्फोट के दौरान सुपरनोवा में बहुत अधिक चमक हो जाती है ना। इसकी चमक आकाशगंगा के अरबों तारों की चमक से भी अधिक हो सकती है, परंतु यह चमक कुछ ही घंटे रहती है। दीर्घकालीन प्रभाव बाहर निकलते हुए कणों और प्रणाली तरंगों का होता है, जो विस्फोट के कारण उत्पन्न होती है। तो ये जो विस्फोट उसमें होता है, यद्यपि ऐसा विस्फोट अब हमारे लिए घातक साबित होगा, परंतु वैज्ञानिकों का विश्वास है कि हमारे सौरमंडल की रचना शायद किसी निकट के सुपरनोवा तारे के विस्फोट के कारण ही हुई होगी। सौरमंडल की रचना के बारे में बताते हुए यह कहा गया था कि यह एक संभावित कारण हो सकता है, जिसे सूर्य की रचना से पहले का बादल सिकुड़ना शुरू हुआ था, क्योंकि सुपरनोवा विस्फोट के बाद प्रघाती तरंगें निकलती हैं और वे साथ के गैस के बादल से टकरा कर उसके सिकुड़ने की प्रक्रिया शुरू कर सकती हैं। इस प्रकार यदि विस्फोट से एक तारे का अंत होता है तो उस विस्फोट के कारण एक और तारे की उत्पत्ति भी हो सकती है। और इसका परिणाम क्या होता है? जब कोई विशाल तारा सुपरनोवा बनता है और उसका विस्फोट होता है तो टूटने पर उसके 2 भाग हो जाते हैं, एक भीतरी कोर और दूसरी बाहरी आवरण। और इस बाहरी आवरण में से एक महत्वपूर्ण और व्यवहारिक प्रश्न का उत्तर मिल सकता है, हमारे चारों ओर जो रासायनिक तत्व है वो कहाँ से आते हैं आखिर, है ना। उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील है ना, उसकी चम्मच हम लोग चम्मच से खाते हैं, और यह स्टील कहाँ से आया है? अगर यही प्रश्न पूछा जाए कि ये स्टील कहाँ से आया है, लोहे और इस्पात के किसी कारखाने से आया। आप ऐसा कर सकते हैं जहाँ लोहे के अयस्क और रसायनों द्वारा साफ किया जाता है। परंतु यदि यही फिर प्रश्न हो जाए कि लोहे का अयस्क कहाँ से आया, तो पृथ्वी के भीतर किसी खान से आया, इसका उत्तर हुआ। लेकिन वहाँ पर लोहे का अयस्क कहाँ से आया? जब पृथ्वी की रचना हुई तो उस समय ये पदार्थ मौजूद रहे होंगे। चम्मच के पिछले इतिहास को देखते हुए हम उसके अंतिम स्रोत सुपरनोवा तक पहुँचते हैं कि आखिर जो हम लोग स्टील के चम्मच से खाते हैं उसकी उत्पत्ति के अंत तक जब हम लोग पहुंचते हैं तो ये सुपरनोवा तक ही हम लोग उस कॉन्सेप्ट तक पहुंच जाते हैं। विस्फोट के समय तारे के हीलियम, लोहे आदि के परमाणुक नाभिकों की पहले ही रचना हो चुकी थी, इसलिए स्टेनलेस स्टील का चम्मच उस सामग्री से बना जो किसी तारे के अंदर तैयार हुई और फिर किसी सुपरनोवा विस्फोट में वहाँ से निकलकर अंतरिक्ष में फेंक दी गई। यह एक नाभिकीय भट्ठी से होकर गुजरी है जिसका तापमान कई अरब डिग्री था। विशेष स्थितियों में तारों के अंदर लोहे के भारी तत्व भी क्या होते हैं? बनते हैं। अब उस कोर की चर्चा करेंगे जो तारे के विस्फोट के बाद बच जाता है ना। तारे के विस्फोट के बाद जो बच जाता है, सन 1960 तक खगोल वैज्ञानिकों को पता चल गया था कि कोर स्वयं एक ठोस और घना तारा बना रहता है, जिसे क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है। न्यूट्रॉन तारा, है ना। व्यवहारिक प्रश्न पूछते हैं, यदि न्यूट्रॉन तारों का आकार इतना छोटा है तो हम इसे देखते कैसे हैं? सन 1968 में अचानक हुई एक खोज से इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के रेडियो खगोल विज्ञान की एक छात्रा जोसेलिन बेल
ने अपने रोज के सामान्य पर्यवेक्षण के दौरान एक दिन देखा कि उसकी दूरबीन में किसी अज्ञात स्रोत से धीमे किंतु नियमित स्पंदन पल्सेस आ रहे हैं, और वे स्पंदन लगभग 1.3 सेकेंड अवधि के थे। और यही जो पल्स है, इसलिए इसलिए उस तारे को पल्सर कहा जाने लगा। अतः चाहे किसी न्यूट्रॉन तारे को ऑप्टिकल दूरबीन से देखना संभव न हो, परंतु रेडियो दूरबीन से उसे संकेत भेजने वाले स्रोत के रूप में पहचाना जा सकता है। यह विश्वास किया जाता है कि कर्क निहारिका भी एक क्या है, पल्सर है, और यह उस निहारिका के सुपरनोवा का बाकी बचा हुआ क्या है, कोर है। कृष्ण विवर के बारे में भी चर्चा मैं कर देना चाहता हूँ। ब्लैक होल जिसको कहते हैं, ये ब्लैक होल क्या है? एक्चुअली क्या होता है कि जब कंप्रेशन होता है गैसों का, तो वो कंप्रेस्ड होते 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 उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो और भी निकट आने लगते हैं। इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस घट जाता है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स भी बढ़ता चला जाता है। आपस में वो और क्या हुआ, सिकुड़ गया। सिकुड़ते सिकुड़ते क्या हुआ, वो इतना कॉन्डेंस्ड हो गया, कंप्रेस्ड हो गया कि उसमें एक तरह का विस्फोट हुआ। और विस्फोट हुआ तो क्या उससे निकला, है ना, तारे के कुछ टुकड़े निकले। और जो टुकड़े बाहर निकले तो वो टुकड़े भी, उन टुकड़ों में भी कंप्रेशन की प्रक्रिया जो है चलती रहती है, सिकुड़न की प्रक्रिया चलती है। वो सिकुड़ते 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 इतना ज़्यादा वो कंडेंस्ड और कंप्रेस्ड हो गया कि उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी ज़्यादा रिच हो गया। अब प्रकाश भी उधर से जब जाती है तो उसको वो क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो अवशोषित कर लिया तो उसी को कुछ दिखाई नहीं था, उसी को ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल हम लोग देखते हैं इसको। परंतु सुपरनोवा के उन कोरों का क्या होता है जिनका आकार बहुत बड़ा होता है। भौतिक संबंधी हमारे वर्तमान ज्ञान के अनुसार कोर इतने विशाल होते हैं कि वे न्यूट्रॉन तारे के रूप में अपना अस्तित्व नहीं बनाए रख सकते। वे तब तक सिकुड़ते रहते हैं जब तक कि एक बिंदु मात्र नहीं रह जाते। परंतु इस अवस्था में पहुंचने से पहले वे उस स्थिति में पहुंचते हैं जिसे कृष्ण विवर या ब्लैक होल कहा जाता है। ये ब्लैक होल क्या है, यह समझने के लिए हम इस विषय को थोड़ा सा और इस ढंग से समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा कि आप गेंद को जितनी जोर से हवा में उछालें वह उतनी ही ऊपर जाती है, परंतु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से खींचकर या फिर पृथ्वी में आ गिरती है ना। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से वो पृथ्वी में, लेकिन यदि उससे उस बॉल को एस्केप वेलोसिटी से फेंका जाए बाहर, तो वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में पुनः वापस लौटेंगे ही नहीं, वो अंतरिक्ष में चला जाएगा, है ना। उसको एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो वो गुरुत्वाकर्षण से बाहर चले जाते हैं, पलायन गति इसको कहते हैं। पलायन गति पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर निर्भर करती है। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से क्या है, कम है, इसलिए वहाँ की पलायन गति भी कम है। वास्तव में पृथ्वी की तुलना में 1/4 है। यदि पृथ्वी को चारों तरफ से दबाया जाए तो इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या होगी, बढ़ जाएगी। तब ऐसे रॉकेटों का निर्माण करना कठिन हो जाएगा जो अंतरिक्ष यानों को पृथ्वी से ले जा सके। और यह सिद्धांत सिकुड़ने वाली सभी वस्तुओं पर लागू होते हैं। जैसे जैसे कोई वस्तु सिकुड़ती है उससे पलायन करने के लिए अपेक्षित गति क्या होता है, अपेक्षित गति बढ़ जाती है। जब अब हम सिकुड़ते हुए एक कोर की चर्चा करेंगे, कोर की। जब कोई पदार्थ कोर के तले से दूर जाने का यत्न करता है तो धीरे धीरे उसके लिए ऐसा करना कठिन हो जाता है। वास्तव में सिकुड़ने की प्रक्रिया के दौरान एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि पलायन गति प्रकाश की गति के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इस अवस्था के बाद कोई जीव या वस्तु तो क्या प्रकाश भी बाहर नहीं जा पाएगा, और इस अवस्था में सिकुड़ता हुआ कोर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे प्रकाश को अपनी ओर खींच लेगा, और इसलिए बाहर से देखने वालों को यह दिखाई नहीं देगा।
इस अवस्था में वह कृष्ण विवर या ब्लैक होल बन जाता है। और ऐसा सिकुड़ता हुआ कोर जिसका भार सूर्य से 5 गुना हो तब कृष्ण विवर में ब्लैक होल बन जाएगा, तब उसका व्यास केवल 30 किलोमीटर ही रह जाएगा। कृष्ण विवर अपने आसपास के पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है, और ऐसा कृष्ण विवर जो किसी दूसरे तारे के गिर्द घूमता है उस तारे की सतह से गैस ले सकता है, और जब गैस कृष्ण विवर में जाती है तब वह गर्म हो जाती है और एक्सरे बाहर की ओर फेंकती है। कई खगोल वैज्ञानिक का मत है कि सिग्नल X1 नामक जुड़वां तारा प्रणाली से इस प्रकार की एक्सरे निकलती। ये देखिए ब्लैक होल का चित्र है ये। तो ये जो ब्लैक होल के बारे में भी आप लोगों ने जान लिया। आकाशगंगा क्या है? एक आकाशगंगा में अनेक तारे होते हैं। हमारी आकाशगंगा में खरबों तारे हैं, और अन्य आकाशगंगा की तुलना में हमारी आकाशगंगा न बहुत छोटी है न बहुत बड़ी है। तारों की तरह आकाशगंगाएं समूहों में होती हैं। संभव है कि आकाशगंगाओं के समूह भी गैस के बादलों से बने हों, जैसे कि तारों के समूह बने होते हैं, परंतु आकाशगंगाओं के आकारों, द्रव्यों और रचनाओं में इतना अंतर क्यों होता है, अभी तक इसका कोई एग्जैक्ट कारण नहीं मिला है। और इसके बाद 1963 में लगभग तारों जैसे पिंडों, जिसको उसको कहते हैं क्वासी स्टेलर, की खोज हुई। इन्हें क्वासर भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये तारों जैसा लगते हैं परंतु हैं कहीं अधिक शक्तिशाली। जिस क्वासर की पहल खोज की गई वह 3C273 था। जहाँ तक प्रकाश निकलने का प्रश्न है, ये हमारी आकाशगंगा से भी अधिक शक्तिशाली हैं, और इन क्वासरों में कुछ रेडियो तरंगों के स्रोत भी हैं। रेडियो तरंगों के समान स्रोत की तरह इनकी भी दोहरी रचना होती है। यह है क्वासर। क्वासर, ये देखिए इनका चित्र है, ये क्वासर। अधिकतर खगोल वैज्ञानिक यह मानते हैं कि क्वासर की ऊर्जा का स्रोत उसके गुरुत्वाकर्षण में देखा जा सकता है। अब हम लोग कुल मिला के इसको कंक्लूड करें कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसी प्रश्न से शुरू किए थे। तो प्रश्नों के ठीक से उत्तर, इसके एग्जैक्ट उत्तर तो नहीं मिलते, लेकिन कुछ लॉजिकल जो उत्तर हैं उसी को आज तक जाना समझा जाता है। हब्बल के अनुसार जिस ब्रह्मांड को आज हम देखते हैं वह फैल रहा है। इसमें जो आकाश गंगाएं हैं वो एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। क्या इसके आधार पर हम उस ऐतिहासिक विवरण की कड़ियाँ जोड़ सकते हैं जिससे हमें पता चले कि भूतकाल में यह ब्रह्मांड कैसा था और भविष्य में कैसा होगा, है ना? आइंस्टीन के समान सापेक्षता के सिद्धांत को इस्तेमाल करके हम इसका उत्तर दे सकते हैं। हम ब्रह्मांड के इतिहास और भविष्य का पता लगा सकते हैं, और इससे जो चित्र उभर कर आता है वो इस प्रकार है कि 10 अरब वर्ष पहले एक बहुत भारी विस्फोट हुआ था जिसे महाविस्फोट, बिग बैंग कहा जाता है, और उसी से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। उत्पत्ति के समय ब्रह्मांड अत्यंत गर्म था और इसका आयतन शून्य था, परंतु यह फैलने लगा और ठंडा होने लगा। आरंभ में इस पर विकिरण का बहुत अधिक प्रभाव था। धीरे धीरे अब परमाणु के कण इसमें प्रकट होने लगे। हम जिसे समान रूप से पदार्थ कहते हैं वह तब उत्पन्न हुआ जब ब्रह्मांड की उम्र 1 सेकेंड का अरबवां भाग थी। जब ब्रह्मांड की उम्र अभी 3 मिनट से भी कम थी तो इन अवपरमाणविक कणों से हीलियम, ड्यूटेरियम और दूसरे हल्के तत्वों से नाभिक की रचना हुई, और अपने आरंभिक गर्म चरण में तारों की तुलना में ब्रह्मांड में हीलियम का उत्पादन अधिक क्षमता से होता था, परंतु ब्रह्मांड में कार्बन, ऑक्सीजन आदि जैसी भारी रासायनिक तत्वों की रचना नहीं हो सकती थी। ये तत्व तारों में ही बन सकते थे। जैसे जैसे ब्रह्मांड पुराना और ठंडा होता गया, इसमें आकाशगंगाओं की रचना शुरू हो गई, पर यह रचना कैसे हुई इसके बारे में हमें पता नहीं। आज ब्रह्मांड को बने लगभग 10 अरब वर्ष हो गए हैं। हम नहीं जानते कि यह कब तक फैलता रहेगा और ठंडा होता रहेगा। क्या इसका सीधा प्रमाण है कि जो एक चीज़ और है
ये जो ठंडा होता रहेगा, तो आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार दो विकल्प हमारे सामने प्रस्तुत हैं। एक यह कि ब्रह्मांड सदा फैलता रहेगा, और दूसरा यह कि ब्रह्मांड की गति हल्की हो जाएगी और फिर यह रुक जाएगी। इसके बाद तक सिकुड़ेगा, इसके बाद वह तब तक सिकुड़ेगा जब तक एक बिंदु न रह जाए, है ना। इस स्थिति को बिग क्रंच अर्थात बड़ी, है ना, चरमराहट कहते हैं। इन दोनों विकल्पों से हमें कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों वैकल्पिक घटनाएं अरबों वर्ष के बाद घटित होंगी। क्या इसका कोई सीधा प्रमाण है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति महान विस्फोट के साथ हुई या नहीं, परंतु परिस्थितियों का प्रमाण अवश्य है। जॉर्ज मेमो ने 1950 में कहा था कि यदि ब्रह्मांड पहले की गर्म स्थिति में से अब ठंडा हुआ है, तो हमें विकिरण की प्रक्रिया दिखाई देनी चाहिए। गर्म वस्तु के ठंडे होने की यह निशानी है। निश्चय ही आज विकिरण बहुत ठंडा होगा। और आपको मैं बता दूं कि ये आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन, ये 1965 में सर्वव्यापी ठंडे विकिरण का इनको प्रमाण मिला था। और यह विकिरण मुख्य रूप से माइक्रो तरंग के रूप में होता है, और इसके ताप का परम मापक्रम लगभग 3 डिग्री होता है। तापमान परम 0 सेल्सियस माप से -273 डिग्री के बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड का वर्तमान तापमान जो है -270 डिग्री सेल्सियस है। इस खोज के लिए ही पेंजियास और विल्सन को 1978 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इतनी जानकारी इस पुस्तक से मिली है। बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद।